हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। हम लोग यहां पर देख रहे थे सीरीज में इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत जी की किताब से। तो आज जो हम लोग देखेंगे वह है संविधान की मूल संरचना, संविधान का मूल ढांचा जिसको जिसको कहते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक बात कही जाती है जो सिंपली हम लोगों को पता है और हम सभी जानते हैं उसको, कि संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है। वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो ऐसे किसी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान का मूल ढांचा माना गया हो। ठीक है, तो हम यहाँ 4-5 केस को स्टडी करेंगे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं हमारे कोर्ट द्वारा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए, माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिए गए, समय समय पर जो इस दिशा में दिए गए और जिनसे निकल करके निखर करके आज बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है। संविधान का मूल ढांचा जो हमारे सामने आया है वो किन किन परिस्थितियों में कैसे बनता हुआ आगे बढ़ा। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और क्रम से हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको लग सकता है कि चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास किया है, आप ध्यान देंगे कि तो बहुत ही इजी लगेगा आपको। थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हैं, कहीं नोट भी कर सकते हैं चीज़ों को जो ना समझ में आ रहा हो। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके बैठिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला केस इसमें आता है। देखिए, इससे पहले भी जान लेते हैं, इस केस से पहले हमारा संविधान 1950 में पूरी तरह से 1950 में लागू हो गया, 26 जनवरी के दिन। ठीक है, उसके बाद इसमें पहला संविधान संशोधन सरकार द्वारा किया गया। कब किया गया था? 51 में किया गया। ठीक है, 51 में पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इसमें इंट्रोड्यूस किया गया लैंड रिफॉर्म, 9वीं अनु। देखिए उसमें क्या क्या जोड़ा गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है। 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था? 9 शेड्यूल अर्थात 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। जान लीजिए, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। और क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, ये सब जोड़ा गया था। 31A कह रहा था सरकार किसी भी ज़मीन को ले सकती है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत, जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत। 31B कहता है कोई कानून जो 9 शेड्यूल में डाल दिया, 9वीं सूची में डाल दिया गया, उस पर कोर्ट अब कुछ नहीं कर सकती है, उसको निरसित नहीं कर सकती, उसमें कोई संविधान नहीं, संशोधन नहीं कर सकती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहरा सकती है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देखिए पहला संविधान संशोधन के बारे में 3 बातें याद कर लीजिए। आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल, ये सब जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जमींदारी उन्मूलन से, जमींदारी उन्मूलन होता क्या है? पहले जो था, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन थी, किसी के पास 500 एकड़, किसी के पास 300 एकड़, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास माइनूर सी मार्जिनल ज़मीन थी या फिर थी ही नहीं। तो जमींदारी उन्मूलन के तहत ऐसा किया गया, सरकार ने ये सोचा कि ज़मीन का एक यूनिफॉर्म डिवीज़न कर देते हैं, अर्थात ऐसा कुछ करते हैं कि जो भूमिहीन हैं उनके पास भी ज़मीन हो जाए और वो अपनी ज़मीन पर उगा सकें अनाज को अपने खाने पीने भर का, और उनकी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए, और जो ज़मींदार हैं उनसे ले लिया जाए, क्योंकि उनके पास जो ज़मीनें हैं आवश्यकता से अधिक हैं। ठीक है, तो ये इसलिए शुरू किया गया था, ज़मींदारी उन्मूलन कानून लाया गया था। ठीक है, अब देखिए जब ये कानून आता है और उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन हो जाता है, और एक होते हैं मिस्टर शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद। ठीक है, बिहार के, इनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला केस शुरू होता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ सन 1951 में, अर्थात संविधान लागू होने के 1 साल बाद कह सकते हैं, या प्रथम संविधान संशोधन के तुरंत बाद, क्योंकि इसमें जमींदारी उन्मूलन की बात की गई थी और ये जो थे शंकरी प्रसाद महोदय, ये बिहार के एक ज़मींदार थे, इसलिए इनको प्रॉब्लम होना स्वाभाविक था, लाजमी था। इन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया मूल अधिकारों के हनन से संबंधित। ठीक है, मूल अधिकारों के हनन से संबंधित। देखिए हम लोग पढ़ते हैं मूल अधिकार कहाँ से, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो उसमें अनुच्छेद 13 है। अब इसके पहले एक बात जान लीजिए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों का हनन करती है तो उसको असंवैधानिक करार दिया जाएगा। ठीक है, मूल अधिकारों का हनन करती है तो उसको क्या, असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा। ये आपको पता है, अनुच्छेद 13 ऐसा वर्णन करता है। अब ये जो शंकरी प्रसाद थे,
ये चले गए पटना में, इन्होंने कोर्ट में एक मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी एक रिट दायर की अनुच्छेद 226 के तहत। तो यहाँ याद रखिएगा 226 के तहत इन्होंने एक रिट दायर कर दी और इनके केस को सुनते हुए पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो फर्स्ट संविधान संशोधन है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत असंवैधानिक हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए हम बात उस समय की कर रहे हैं जबकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था। संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकारों में शामिल था। और ज़मीन रखना, ज़मीन एक संपत्ति है, ज़मीन किसी की संपत्ति हो सकती है, उसको रखना, उसका प्रबंधन करना उनका मूल अधिकार हो सकता है। और जो ये फर्स्ट संविधान संशोधन लाया गया था ये उनकी ज़मीन छीन रहा था, इसलिए अनुच्छेद 13 को वायलेट कर रहा था। और इसके अनुसार पटना हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इस प्रकार से अनुच्छेद 13 के अनुसार आपका प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया है वही असंवैधानिक है, वो बेकार है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम था वो संपूर्ण देश में लागू था। इसी प्रकार के केस और भी हाई कोर्ट्स में दायर किए गए थे और भी जगह रिट्स पड़ी हुई थी, याचिकाएं पड़ी हुई थी। तो सेम ही प्रकार के मामले में इलाहाबाद तथा नागपुर उच्च न्यायालय के फैसले इसके विपरीत आए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो ज़मींदारी उन्मूलन किए गए हैं वो सही हैं। ठीक है, वे सही हैं। तो इस प्रकार कई सारे ए हाई कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी हाई कोर्ट सबके फैसले अलग अलग हो गए। तो ये केस उठ करके चला गया आपके सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया, जहां पर कि एक 5 जजों की पीठ गठित की गई। देखिए जब भी संविधान पीठ गठित की जाती है, संविधान पीठ क्या होती है? किसी भी संविधान का व्याख्या, जब संविधान की व्याख्या करनी हो तो संवैधानिक पीठ गठित की जाएगी और उसमें कम से कम 5 जजों की आवश्यकता होती है। एक बार आया हुआ क्वेश्चन, ये भी नोट कर लीजिए। तो 5 जजों की पीठ थी जिन्होंने सारे फैसलों पे व्याख्या करते हुए एक मत से न्याय दिया, एक मत से निर्णय दिया। सभी एक पक्ष में 5:0 के अनुपात से इन्होंने फैसला दिया। पाँचों लोग इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, अनुच्छेद 13 में वर्णित विधि के अंतर्गत सामान्य विधियाँ आती हैं, संविधान संशोधन नहीं आता है। ठीक है, देखिए सामान्य संशोधन को उन्होंने कहा कि यह सामान्य कानून नहीं है, सामान्य विधि नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 13 इस पर प्रभावी नहीं होता है, 13 के अंतर्गत इसको निरसित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मूल निकल के आया वो ये निकल के आया कि शंकरी प्रसाद महोदय हार गए, शंकरी प्रसाद महोदय की हार हो गई और जमींदारी उन्मूलन जो अधिनियम था वो सक्सेस रहा। और मेन जो था आपको याद करने का विषय वो ये है कि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन मूल विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका ये अल्पीकरण, ये कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई भी चीज़ डाल दी जाए। तो 368 के तहत, क्योंकि संविधान संशोधन है इसलिए मूल कानून नहीं है, ये बताया गया। ठीक है, संविधान संशोधन एक मूल कानून नहीं है, उससे जो भी निकल के आए, जो भी अमेंड करके रख दिया जाए। तो यहाँ से याद रखिए शंकरी प्रसाद मामले में क्या कहा गया कि 368 के तहत किया गया संशोधन मूल कानून के अंतर्गत नहीं आता है और इसका रिव्यू कोर्ट के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अब इससे मिलता जुलता एक मामला आता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, 1967 में, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो रिट निकाली गई थी 226 अनुच्छेद के तहत पटना हाई कोर्ट में डाली गई थी, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यहाँ क्या होता है, गोलकनाथ बंधु जो होते हैं अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर वो हार गए थे, शंकरी प्रसाद हार गए थे और यहाँ पर जो गोलकनाथ हैं ये लोग जीत जाते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा, अगर इसको बेस मान के चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बात है पंजाब राज्य की 1967 की। यहाँ पर एक पंजाब सरकार द्वारा एक्ट लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनेंट्स एक्ट, इसको याद रख लीजिएगा। कुल मिला के वही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पंजाब सरकार द्वारा किया गया था। और यहाँ पे 2 बंधु थे, 2 भाई लोग थे जिनका नाम था हेनरी व विलियम गोलकनाथ। हेनरी गोलकनाथ तथा विलियम गोलकनाथ 2 भाई थे। इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी अपनी। ठीक है, क्या था, 500 एकड़ ज़मीन थी, काफ़ी बड़े ज़मींदार थे। और एक दिन इनको कोर्ट का नोटिस मिलता है, इनसे कहा जाता है कि सिर्फ 30 एकड़ ज़मीन अब आपकी रह जाती है, 30 एकड़
बाकी 470 एकड़ ये गवर्नमेंट की हो गई। अब गवर्नमेंट इसको भूमिहीनों में या कमज़ोर वर्ग में बांट देगी या जो भी जैसा करेगी। कुल मिलाकर के आपकी ज़मींदारी का उन्मूलन किया जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 के अनुसार एक रिट निकलवाने चले जाते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मौलिक अधिकार उस समय भी देखिए 1967 तक भी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकारों की हनन की बात को लेकर के चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की बेंच गठित की गई वो जान लीजिए 11 जज थे। इस मामले में कितने लोगों की बेंच थी? 11। 6 लोग इनके मतलब एक पक्ष में फैसला देते हैं और 5 लोग एक पक्ष में फैसला देते हैं। 5 लोग गोलकनाथ बंधुओं के पक्ष में फैसला देते हैं और 6 लोग राज्य सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं। ठीक, तो अब जो गोलकनाथ बंधु थे अनुच्छेद 32 के तहत पंजाब सरकार के खिलाफ कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, ये ध्यान देने का विषय है, जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में मैच कराने को आता है या फिर इसके बारे में जो भी पूछा जाए इसका फैसला क्या रहा। देखिए, फैसला ब्रैकेट मैंने लिखा हुआ एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का। मौलिक अधिकार लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय है, ट्रांसेंडेंटल हैं, ठीक है, ट्रांसीडेंटल हैं और अपरिवर्तनीय हैं, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संसद इनमें ना तो कटौती कर सकती ना ही कोई परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, मूल अधिकारों को ट्रांसीडेंटल बताया और ये बताया कि लोकोत्तर अपरिवर्तनीय, कभी इनमें परिवर्तन संसद कर ही नहीं सकती है। अब अनुच्छेद 368 एक विधि कानून है, अतः यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 368 है, पहले वाले में क्या कहा गया था? 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाएगा कोई विधि या कानून नहीं होगा। यहाँ उसके उलट फैसला आता है कि यह एक विधि है, कानून है, ये भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अनुच्छेद 13 के अनुसार ये खत्म हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अब क्लियर हुआ? तो शंकरी प्रसाद में कहा गया कि 368 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो एक कानून नहीं होंगे, विधि नहीं होंगे। और इसमें कहा गया गोलकनाथ में उसके उलट किया, 368 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वह एक विधि है, कानून है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, ठीक है, गोलकनाथ के बाद सरकार इसकी प्रतिक्रिया में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करती है। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद किसी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून नहीं माना जाएगा। उसने 24वां संविधान संशोधन कर दिया संसद ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने कहा, देखिए फिर ऊपर कोर्ट ने क्या कहा था कि यह एक विधि है, कानून है, 368 के तहत किया गया संशोधन एक विधि है, कानून है। ठीक है, यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, संसद ने कह दिया कि 368 के अंतर्गत संसद किसी मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो 368 के तहत बन करके आएगा संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन हमारा कहता है, वह भी एक सामान्य कानून नहीं होगा। अब बात आती है केशवानंद भारती की, तो इसकी थोड़ी चर्चा मैंने पहले की हुई और पिछले चैप्टर्स में, अगर आप ना देखें वैसा चलिए इन सब केसेस की एक दिन मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया, इसमें ये मामला है 1973 का। ठीक है, 1973 का। केशवानंद भारती केरल में एक मठ के मठाधीश थे। ठीक है, और उस समय जब इन्होंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बताया संसद मौलिक अधिकारों को बदल तो सकती है या वापस ले सकती है, इनमें सारे परिवर्तन कर सकती है, परंतु ऐसे मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती जो कि संविधान की मूल संरचना से संबंधित हो। इसमें 13 जज थे और 7:7 इनके पक्ष में फैसला दिए थे और 6 इनके विपक्ष में फैसला दिए थे। तो यहाँ से पहली बार निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा। तो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित केस या वाद कौन सा है, तो आप कहेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 का वाद। ठीक है, इसमें सबसे पहले कितने जजों की बेंच गठित करी गई थी? 13 जज और 7:6। ठीक है, 7:6 के अनुपात से ये फैसला आया था। 7 ने केशवानंद जी के पक्ष में दिया और 6 विपक्ष में दिए थे।
तो इसमें ये कहा गया, फिर से ध्यान सुन लीजिए, कि संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है या वापस ले सकती है, उनमें कटौती कर सकती है, परंतु ऐसे मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती जो कि संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जाते हैं, मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो मूल संरचना शब्द सबसे पहले यहीं आया। अब एक बात यहाँ से ध्यान कर लीजिए, क्या मूल संरचना की कभी व्याख्या करी गई हमारे संशोधन में? तो कोई ऐसी व्याख्या प्राप्त नहीं होती है। समय पर जो कोर्ट के मामले आए हैं, कोर्ट के वाद में जो फैसले आए हैं, उन्हीं के आधार पर एक नोट तैयार कर लिया गया है कि ये जो अमुक विषय वस्तु है वो मूल संरचना मानी जाएगी। अब इसके तहत सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है? फिर सरकार की प्रतिक्रिया, वहाँ 24वां था, उसी का पलट दीजिए 42वां, 24 था 42 हो गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। और ये केस कब घटित हुआ था? 1973 में। चलिए 1976 की बात कर लेते हैं। इसमें इतने सारे परिवर्तन इंदिरा गांधी सरकार ने किए थे कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है। देखिए हम उन सब की बात यहाँ नहीं करेंगे, इस पर कभी एक सेपरेट वीडियो आएगी तब देखिएगा, और वैसे भी आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे। चलिए हम इसकी बात करते हैं कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही केशवानंद भारती केस के बाद। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सरकार इंट्रोड्यूस करती है, और उस समय सरकार कहती है, संसद के द्वारा ऐसा बताया गया, संसद की विधायी शक्तियों का कोई सीमा नहीं है। किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न हो। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर कोई संविधान संशोधन अधिनियम 368 के अंतर्गत आता है तो उसे किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। फिर बात आती है 1980 में। ये तो हो गया सरकार की प्रतिक्रिया। फिर अभी कोर्ट भी कहाँ चुप बैठने वाली है, ऐसे तमाम केस आते रहते हैं। फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 का केस, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस, देखिए इसके अंतर्गत इन सब पर, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको कंप्लीट डिटेल इसका मिल जाएगा। जैसे कि प्रथम 2 केस में आपको मिला, इन सब का मिल जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लीजिए, अन्यथा चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। इन सबके एक सेपरेट वीडियो अपने आप में एक लेक्चर पर्याप्त होंगे। ये संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, अतः संसद उसका उपयोग करते हुए निरंकुशता की सीमा तक इसको नहीं बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 368, इसका अर्थ ये था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधनकारी शक्ति का विस्तार एक सीमा तक कर सकती है, अर्थात संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, इतना परिवर्तन ना कर दे कि मूल ढांचा नष्ट हो जाए, ठीक है। और देखिए मिनर्वा मिल्स मामले में जान लीजिए, इसका जो आपको कभी मैच कराने को आएगा कि संविधान संशोधनकारी शक्ति है वो संसद की एक सीमित शक्ति है, ठीक है। ये इससे नोट कर लीजिएगा, कभी इसको मैच कराने का आएगा तो इस तरह से लिख के आएगा कि संसद की संविधान संशोधनकारी शक्ति एक लिमिटेड शक्ति है। ये मिनर्वा मिल्स मामले में ऐसा कहा गया। फिर दोहराया गया कि संविधान की मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते संशोधन करते करते। अब नेक्स्ट केस आता है उसी के अगले वर्ष, वामन राव वीएस भारत संघ, ठीक है। वामन राव वीएस भारत संघ। पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को माना और बताया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती का फैसला इस दिन आया था केस का, से ही अधिनियमित संशोधनों पर लागू हैं, ठीक है। इस केस में सिर्फ इतना बताया गया कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो 24 अप्रैल 1973 जब केशवानंद भारती केस का फैसला आया था तब से ही लागू माने जा रहे हैं। वामन राव केस में ये बताया गया। अब इसके बाद ये आई थिंक ये 2 बार चैप्टर 2 बार ये पेज आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इन सब मामलों से निकलने के बाद जो मूल संरचना के तत्व आते हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको थोड़ा ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। वो तो सारे केसेस थे, उनको सीक्वेंस से मिला लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या हैं। और यहाँ मूल संरचना के तत्व, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है। तो क्या कर सकती है मौलिक अधिकारों में संशोधन? हाँ, संसद को ऐसी शक्ति प्राप्त है, ठीक है, बशर्ते कि मूल संरचना प्रभावित न हो। मूल संरचना प्रभावित न होती। ये पहली बार किस में आया था? केशवानंद भारती केस का फैसला है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट नहीं किया गया है कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं। विभिन्न फैसलों पर आधारित निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्वों एवं घटक के रूप में पहचान की गई। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मूल संरचना संविधान में कहीं लिखित है, तो ऐसा इसका कहीं वर्णित नहीं है। किस केस में मूल संरचना के बारे में पहली बार बताया गया कि इसमें परिवर्तन संसद का अधिकार नहीं है? तो केशवानंद भारती, इतना याद रखिएगा, एक लैंडमार्क जजमेंट रहा आपका।
चलिए अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से संविधान की सर्वोच्चता। अगर कभी संसद कोई संशोधन अधिनियम लाती है और कहती है कि अब जो है संविधान सर्वोच्च नहीं है, तो वो अपने आप ही ऐसा हो नहीं सकता, मूल संरचना उसको परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति अर्थात लोकतांत्रिक सार्वभौम मतलब होता है संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक जो प्रकृति है उसको संसद संशोधित नहीं कर सकती। और धर्मनिरपेक्षता, इस पर भी कोई अंकुश नहीं लगा सकती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, इसको भी कभी अंकुश नहीं लगा सकती है। संविधान का संघीय रूप अर्थात भारत एक संघ है, जो भी संविधान का इसमें रूप है सपोर्ट करने वाला उसको नहीं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को कभी प्रभावित नहीं कर सकती है। सामाजिक आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य, नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो बताए गए उनको कभी नहीं। न्यायिक समीक्षा कर सकती है कोर्ट हमारी, उसको भी नहीं। वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, ठीक है, यह भी इसको भी नहीं चेंज किया सकता संसद के द्वारा। समत्व मतलब समता का सिद्धांत, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। देखिए ये किस वाद में बताया गया कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति सीमित है, इसको बताइए कमेंट में भी, मैंने ऊपर बताया है। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच सबकी तर्क संगतता का सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ, इन सब में संसद हस्तक्षेप न करते हुए बाकी पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकती है। तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आया हो तो प्लीज़ बैक करके वीडियो को एक बार फिर से देखिए, पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है। तो 2 बार देखने से आपको निश्चित तौर पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पास में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आप विजिट करें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी हमारे द्वारा चलाई जा रही 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो कि यूपीपीएससी तथा यूपीएससी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। रजनीश सर द्वारा चलाई जा रही साइंस की सीरीज़ तथा साइंस की वीडियोज़ आप देख सकते हैं। लेखपाल के लिए भी हमारे वीडियो शुरू कर दिए गए हैं, कृपया विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।